नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मिर्जापुर की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर में एक हादसे के बाद जबरदस्त बवाल हुआ है। एक बेकाबू ट्रक घर के अंदर घुस गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ ने जबरदस्त बवाल किया। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पत्थरबाजी में दारोगा और 4 सिपाही घायल हुए हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया गया है और सड़क पर ये चलते फिरते लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भारी हंगामा मौके पर हुआ है। दरअसल एक ट्रक एक घर के अंदर घुसा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। हालांकि भारी पुलिस बल को तैनात किया गया, माहौल को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पत्थरबाजी में 4 सिपाही घायल हुए हैं और दरोगा भी घायल हुए हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया है, लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि हालात को नियंत्रण करने में पुलिस को काफी वक्त लग गया और इसमें दरोगा समेत 4 सिपाही भी घायल हो गए हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। मौके पर इस वक्त भारी पुलिस बल को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि हालात बद से बदतर ना हो। लोगों को समझाया जा रहा है, उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पब्लिक का आक्रोश क्यों भड़का? क्योंकि एक ट्रक बेकाबू होकर एक घर में घुस गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और इसके बाद देखते ही देखते आम पब्लिक सड़क पर इकट्ठा होना शुरू हो गई। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें दरोगा भी घायल हुए हैं और 4 सिपाही घायल हुए हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से दिखा रहे हैं, जहां आपको भारी पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही होगी और साथ ही साथ इतनी ही बड़ी संख्या में लोग भी आपको सड़कों पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे होंगे। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, मिर्जापुर की तस्वीर जो हम देख रहे हैं, फिलहाल ताजा अपडेट आपको क्या मिल पा रही है? क्या माहौल को शांत कर लिया गया है? प्राची, देखिए, जो हमारी सीनियर ऑफिसर से अब बातचीत हुई है, उनका कहना है कि माहौल पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हालांकि अब से कुछ देर पहले जब पुलिस की पार्टी वहां पर पहुंची हुई थी तो वहां पर नाराजगी का सामना लोगों की करना पड़ा था। लोगों ने पुलिस पार्टी की जो जीप हुआ करती है उसको ही निशाना बनाया, कुछ और वाहनों को भी निशाना बनाया और इस दौरान लाठी से, डंडे से, पत्थर से जो भीड़ है, जो गुस्साई हुई भीड़ थी, उसने पुलिस के ही वाहन को निशाना बनाया। 1-2 बताया जा रहा है कि जो निजी वाहन है उनको भी निशाना बनाया गया, क्योंकि सुबह 3 बजे के आसपास जो वहां पर हादसा हुआ है, जिससे बताया जाता है कि वाराणसी से सोनभद्र एक ट्रक जा रहा था और ट्रक का जो टायर है वो बर्स्ट करता है, टायर फटता है, जिसके बाद जो ट्रक है वो पास के ही एक घर में घुस जाता है बेकाबू होकर के। क्योंकि ये पूरा हाईवे से सटा हुआ इलाका है, ट्रक की स्पीड उस समय ज्यादा बताई जा रही थी। सुबह सुबह का ये वक्त था, तेज रफ्तार में ट्रक चल रहा था और इसी दौरान किसी कारणवश ट्रक का जो टायर होता है वो बर्स्ट करता है, जिसके बाद पहले ट्रक बेकाबू हुआ और उसके बाद जनता बेकाबू हो गई, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद सत्र में इस बार एक नहीं 3 संविधान संशोधन बिल पेश हो सकते हैं। सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ संविधान संशोधन बिल को पेश करने वाली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इस वक्त कांग्रेस संसदीय दल की बड़ी बैठक चल रही है। ये बैठक सोनिया गांधी के नेतृत्व में 10 जनपद पर चल रही है। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, पी चिदम्बरम, कुमारी शैलजा, मनीष तिवारी समेत सभी सांसद मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है, खासकर परिसीमन बिल को लेकर, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल को संसद में रोकने में सफल हो गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा का सिनेरियो काफी बदल चुका है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल मैराथन मीटिंग की थी। पीएम आवास पर कल रात करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग चली थी, जिसमें अमित शाह और नितिन नवीन भी मौजूद थे। और अब कांग्रेस की बैठक चल रही है। सरकार को बिल पास कराने के लिए 360 सांसदों की जरूरत है। 324 सांसदों का इंतजाम हो चुका है। 8 सांसद वाली शरद पवार की एनसीपी भी हिंट दे चुकी है कि अगर 50% वाले फॉर्मूले पर परिसीमन बिल आता है तो उसका एनसीपी शरद गुट समर्थन कर सकता है। डीएमके भी बिल को लेकर सरकार का समर्थन कर सकती है। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़कर 354 तक पहुंच जाएगा।
वाईएसआर और उद्धव के 3 सांसदों ने साथ दिया तो आसानी से सरकार परिसीमन बिल को पास करा लेगी। और इसीलिए कांग्रेस की बैठक काफी अहम है। कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है, कांग्रेस का क्या फ्लोर मैनेजमेंट होता है, अपने साथियों को कांग्रेस कितना मना पाती है, कितना साथ लेकर चलती है, इस बैठक में संभवतः इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही होगी। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजयलक्ष्मी, पिछली बार जिस बिल को रोकना बहुत आसान था कांग्रेस के लिए, इस बार उतना ही मुश्किल है। यह बैठक कितनी अहम है, क्या चर्चा इस बैठक के अंदर संभव है? बिल्कुल प्राची, ये बैठक जो है, हालांकि ये एक कन्वेंशन है कि कांग्रेस सत्र से पहले कांग्रेस स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर होती है, जिसमें तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उस कमेटी के वो शामिल होते हैं। आज की बैठक में कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार को घेरने की अपनी रणनीति जो है वो बनाएगी। डिलिमिटेशन का बिल ज़रूर एक अहम मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें विपक्षी दलों से बातचीत का दौर जो है वो भी कांग्रेस के नेता शुरू करेंगे। लेकिन इसके अलावा नीट का मुद्दा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, ये भी मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति जो है आज की इस बैठक में बनाएगी कि किन किन विषयों पर सरकार को घेरा जाए या सरकार को किन किन विषयों पर बैकफुट पर लाया जाए और उस पर कैसे इंडिया ब्लॉक की एक साझी रणनीति बना करके जो है संसद के सदनों में इस विषय को उठाया जाए। आप देखती पिछले सदनों में भी हमने देखा है कि सुबह जो है इंडिया ब्लॉक अपना एक शक्ति प्रदर्शन करता है, एक साझा प्रोटेस्ट किसी भी विषय पर करता है। लेकिन इस बार क्योंकि इंडिया ब्लॉक का कुनबा इतना बिखरा हुआ है, टीएमसी की स्ट्रेंथ अब बहुत कम हो गई है, एनसीपी भी जो है वो एक अलग लाइन लेती हुई यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है डिलिमिटेशन बिल के पक्ष में। डीएमके जैसे अलायंस पार्टनर भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, उनका भी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बदला हुआ दिखेगा इस बार संसद के सत्र में। तो कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर से इंडिया ब्लॉक का जो यूनिटी का मैसेज पिछले सत्रों में कांग्रेस ने बखूबी दिया, इस सत्र में देखना होगा कैसे वो मैसेज देखेगी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का कुनबा जितना मजबूत पिछले सत्र में था उतना मजबूत। और सिर्फ इंडिया ब्लॉक का कुनबा नहीं, कांग्रेस का अपना कुनबा किस तरीके से अलग थलग हो रहा है, इस पर भी बात कर लेना जरूरी है। आप विजयलक्ष्मी बने रहिएगा हमारे साथ। पंजाब से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। पंजाब कांग्रेस 2 धड़ों में बटी है, एक तरफ चन्नी गुट है तो दूसरी तरफ राजा वडिंग का गुट। चन्नी गुट राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। इसे लेकर आज दिल्ली में बैठक है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दिल्ली में हैं। दोपहर 3 बजे चन्नी की कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग होनी है। इससे पहले चन्नी ने कल चंडीगढ़ में बाजवा से मुलाकात की थी। बाजवा हाईकमान का मैसेज लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे थे। राजा वडिंग भी आज दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि आज पंजाब को लेकर पार्टी कोई फॉर्मूला तैयार कर सकती है, कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल कह चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। भूपेश बघेल ये कह चुके हैं कि नेतृत्व में परिवर्तन करना कोई गुड्डों गुड़ियों का खेल नहीं है। इससे मैसेज बड़ा साफ है कि वडिंग की कुर्सी कम से कम नहीं जा रही है। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई भाई ये नीचे रख ले यार। मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। देखिए, आज का दिन भी काफी अहम है क्योंकि आज भी बैठकें हो रही हैं। चन्नी भी दिल्ली में मौजूद हैं, वडिंग भी दिल्ली में मौजूद हैं। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। विजयलक्ष्मी, एक बात तो क्लियर है कि वडिंग की कुर्सी पर तो अभी खतरा है नहीं, लेकिन चन्नी की नाराजगी को कंट्रोल करना और बीच का रास्ता निकालना ये कितना मुश्किल है कांग्रेस के लिए, और बीच का रास्ता हो क्या सकता है? देखिए प्राची, एक बात तो तय है, भूपेश बघेल भले ही ऑन रिकॉर्ड बार बार कह दें कि गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पुनर्विचार कर रहा है। पूरी सिचुएशन का जो है असेसमेंट किया जा रहा है और किस खेमे की नाराजगी से कितना नुकसान, चुनावी इलेक्टोरल नुकसान आप कह लीजिए, होगा, इसको लेकर के असेसमेंट जो है आला कमान कर रहा है। अगर पुनर्विचार की कोई बात ना होती तो ये जो मीटिंग्स का सिलसिला है ये शायद हमें ना देखने को मिलता। विजयलक्ष्मी, बस 1 मिनट आपको बीच में रोक रही हूँ, तस्वीर दिखा दें हम आपको। चन्नी की तस्वीर है। चन्नी केसी वेणुगोपाल से मिलने से पहले रणदीप
सुरजेवाला से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी चन्नी भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपने पक्ष को मजबूत रखें और जो प्रेशर टैक्टिक्स चन्नी अपना रहे हैं वो प्रेशर टेक्निक काम आ जाए। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन चन्नी अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो जानते हैं कि जितना प्रेशर वो कांग्रेस के आलाकमान पर बनाएंगे उतना ही उनका जो काम है वो बन पाएगा या उनकी मांग मानी जाएगी। अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग का विरोध कर रहे चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा सीएम फेस बनाने की मांग को लेकर चन्नी गुट ने सोशल मीडिया पर सारा पंजाब चन्नी दे नाल अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत समर्थक लगातार पोस्ट साझा कर रहे हैं और खुलकर चन्नी के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार वेरका कह रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में कोई कलह नहीं, नाराजगी को दूर कर लिया गया है। इतनी सी है, 2027 में सरकार बनाने की हमारी बारी है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। हम पूरी तैयारी के साथ लगे हैं, रोड मैप हमने तैयार कर लिया है और ये छोटी मोटी जो चीज़ें आप पार्टी के अंदर या परिवार के अंदर देख रहे हो, इनको जल्दी सुलझा लिया जाएगा और वो बात सारी हो चुकी है और जल्दी ही एक यहाँ से बस चलने वाली है। राहुल गांधी जी उस बस में तमाम लोगों को बिठा लेंगे और पंजाब की यात्रा पे चले जाएंगे। यूनिटी का मैसेज बस से देंगे और सब राहुल जी खुद पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं। जो नाराज हैं वो हाईकमान से नाराज नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी से भी नाराज नहीं हैं। मैंने आपको कहा पसंद नापसंद की बातें होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं आती और हमारा हाईकमान, हमारा पेरेंट्स बॉडी है, वो आपस में बैठ के मन मुटाव जो भी हैं वो दूर कर रहा है और मैंने आपको कहा कि बड़ी जल्दी ही ये जो बादल है छट जाएंगे और एक साथ अच्छे मौसम में हम सब आगे बढ़ेंगे। अब बेशक कांग्रेस कहे कि सब कुछ ठीक है, परिवार का मसला है कि, लेकिन चन्नी का रुख ये बता रहा है कि बहुत आसानी से चन्नी मानने वाले हैं नहीं। पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले कलह देखने को मिल रही है तो बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी में ऐसा ही कलेश मचा हुआ है। ममता बनर्जी की पूरी पार्टी ही बागी हो गई है। 28 में से 20 सांसद दीदी का साथ पहले ही छोड़कर चले गए हैं। 80 में से 65 विधायक बागी हो चुके हैं। हर किसी की एक ही शिकायत थी, वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को लेकर थी। अभिषेक की तानाशाही और मनमानी की शिकायत थी। कल ममता बनर्जी के करीबी मदन मित्रा भी बागी कैंप में इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने अभिषेक के लिए शिकायत की। ऐसे ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में उतर आई हैं। ममता बनर्जी ने बागियों पर निशाना साधा और कहा कि अभिषेक को लेकर बहाना बनाना छोड़ दें, जिसे जाना है वो जाए। दीदी ने अपने भतीजे के बचाव में कहा कि अभिषेक शेर की तरह लड़ रहा है, अगर वो समझौता कर लिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। उन्होंने ये भी बता दिया कि उनकी पार्टी का असली वारिस भी अभिषेक ही है। दीदी ने कहा कि अभिषेक बैनर्जी अभी 50 साल तक राजनीति में रहेंगे। যাদের বলছেন ভয়হীন বলে পুলিশকে দেখে এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন, তারা একটু শিক্ষা নিন। অভিষেক অনেক খারাপ আপনাদের কাছে, বাহানা হয়ে গেছে ওটা। তো অভিষেকের বউ যদি 1.5 বছরের বাচ্চাকে নিয়ে সিবিআই অফিসে যেতে পারে সাক্ষী দিতে, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, তখন আপনাদের মনে নেই? আজকে আমি যখন ফেসবুক করছি সেদিনও ডেকে পাঠানো হয়েছে। 25টা 30টা কেস দেয়া হয়েছে। সে তো সহ্য করছে, একটু সেটিং করে নিলে সব থেকে রিলিফ হতে পারতো। তাহলে যাদের আজকে আপনারা বলছেন বাহানা দেখিয়ে যে অভিষেক হচ্ছে আপনাদের আয়না, তাই আপনারা চলে যাচ্ছেন, এটা আপনাদের বাহানা। অভিষেকের সব অন্যায় ক্ষমা হয়ে গেছে যদি আপনাদের চোখে কোনো অন্যায়ও করে থাকে। যে সে আজকে লড়ে যাচ্ছে বাঘের মতো, এরাই লড়বে। তার কারণ এরা 50 বছর আগামী দিন রাজনীতি করবে। ममता बनर्जी हम लोग का सबका लीडर थे, अभी भी है, उनका फोटो मेरा दिल में है। लेकिन हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसका बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए
पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है। पार्टी सबके लिए है, सबका है, लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी। ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा, चलिए दिखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े। और अब बात करेंगे आजम के ड्रीम जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसकी 40 में से 38 इमारतों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने गिराने का आदेश दिया है। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ओवैसी की पार्टी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर सिर्फ इसीलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि इसे आजम खान ने बनाया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने कल ही आदेश पास कर यूनिवर्सिटी को 15 दिन के अंदर अवैध 38 इमारतें गिराने को कहा है, नहीं तो उसे बुलडोजर से गिराया जाएगा और इसका खर्चा यूनिवर्सिटी से वसूला जाएगा। आपको बताते हैं कि इस पर सियासत कैसे हो रही है और अभी तक अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोक रही AIMIM आजम खान के मुद्दे पर कैसे आजम खान का समर्थन कर रही है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? जब उत्तर प्रदेश में कानून ही नहीं है 3000 स्क्वायर फीट पर 5 फ्लोर बनाने का, 4000 स्क्वायर फीट पर 6 फ्लोर बनाने का, 6000 स्क्वायर फीट पर 7 फ्लोर बनाने का, जब कानून ही नहीं है तो बनी कैसे? तो सिर्फ AIMIM ही नहीं बल्कि रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी इसका विरोध किया है। नदवी ने कहा कि किसी एक आदमी की यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी को गिराना देश हित में नहीं है। अगर निर्माण कार्य के दौरान कोई खामियां रह गई तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, ना कि इसे गिराया जाना चाहिए। इदारे बड़ी मेहनत और मशक्कत से वजूद में आते हैं और उन पर किसी एक खानदान, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आते, बल्कि वो देश के हित में आते हैं। देश के मफाद को सामने रखते हुए किसी एक आध बंदे की बहुत उसमें कोशिश होती है और तमाम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की समाजवादी पार्टी के दौर में माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी सुप्रीमो और हम सब के अध्यक्ष हैं, उनकी सरपरस्ती में ये यूनिवर्सिटी वजूद में आई। माननीय जनाब मोहम्मद आजम खान साहब जो हमारी पार्टी के और ख़ास तौर पर रामपुर ज़िले में हमारे की सरपरस्ती कर रहे थे उस दौर में, उनकी मेहनतों का ये समरा है। और हिंदू और मुसलमान सबके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम की है और बड़ी मेहनतें हैं उनकी, बड़ी काविशें इसमें। जो तालीमी इदारे से जिन लोगों को ताल्लुक़ रहा है, जिन्होंने तालीमी इदारों की तारीख़ें लिखी हैं या बनाई हैं, उनको पता है कि तालीमी इदारों में बड़ी मेहनत लगती है और ये 1-2 दिन का काम नहीं होता। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को, और मैं कहता हूँ देश की किसी भी यूनिवर्सिटी को, सरकारों को गिराना ये मुल्क के मफाद में नहीं है, बल्कि हुकूमतों को, इंतज़ामिया को उन यूनिवर्सिटी के कामों में ताउन करना, सपोर्ट करना, ये जनता के, अवाम के हक में है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त रामपुर से जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। अभय, 40 में से 38 बिल्डिंग्स गिराई जानी है। यूं कहा जाए कि पूरी की पूरी जौहर यूनिवर्सिटी पर ही बुलडोजर चलने का डर अब बना हुआ है या खतरा बना हुआ है।
क्या लगता है आपको, बुलडोजर चलने से पहले क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन कार्रवाई खुद कर लेगा या बुलडोजर चलकर ही मानेगा? देखिए प्राची, अभी इस तरीके का कोई भी सूरत हाल नहीं लग रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद ही अपनी इमारतों को तोड़ने की कोई प्लानिंग कर रहा है। ये नोटिस दे दिया गया। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त हम जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और प्राची, ये जो सामने आप रोड देख रही हैं, ये 3.5 किलोमीटर की रोड है और बाहर प्रशासन ने एक बोर्ड लगाया है कि ये आम रास्ता है, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर में किया हुआ है। आम पब्लिक आपको यहां पर नजर नहीं आएगी। दूसरी मैं आपको बात बता दूं, जो आपने पूछा क्या पूरी यूनिवर्सिटी ही क्या अब टूट जाएगी? 40 में से 38 भवन ऐसे हैं जिनका निर्माण बिना परमिशन के किया गया और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, ये बिना परमिशन के हैं। इस पूरी फैकल्टी को तोड़ने के लिए कहा गया है कि बिना परमिशन के इसको बनाया गया। असल में 2024 से पहले ये जो जमीन थी ग्राम पंचायत के अंडर में थी, बाद में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये अंडर में आ गई। यूनिवर्सिटी ने यह तर्क दिया कि यह जमीन पहले पंचायत के अंडर में थी, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर यह तर्क दे दिया और यह कहा कि आपने पंचायत से परमिशन लेनी थी, आपने 2 भवन के नक्शे पास करवाए, लेकिन 38 बिना उसके बनवा दिए। ये आप सामने देखिए, फैकल्टी ऑफ लॉ है, ये सफेद रंग की बिल्डिंग, ये भी अवैध कैटेगरी के अंदर आई है। और इसके दाहिने तौर पर आप देखेंगे बहुत बड़ी मस्जिद यहां पर बनाई गई है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, स्टूडेंट्स के नमाज पढ़ने के लिए। ये यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी के अंदर ये बड़ी मस्जिद थी, हालांकि इसका काम अभी भी अधूरा है, ये भी अवैध कैटेगरी में आई है। और जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी प्राची, ये जितनी भी इमारतें हैं इन सभी को अवैध करार दिया है। ये सारी आगे जो लाल रंग की आपको बिल्डिंग नजर आ रही हैं, ये फैकल्टी ऑफ लॉ यानी कि ये जो सफेद रंग की बिल्डिंग है, इसी के आगे के ये कैंपस हैं। तो 38 ऐसी इमारतें हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको दिखा दूं, हेलीपैड यहां पर बना हुआ है। इन सभी को अवैध करार जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने दिया है और यह कहा है कि या तो 15 दिन में आप खुद इन इमारतों को तोड़ लीजिए। देखिए हेलीपैड है यहां पर, और अगर नहीं तोड़ा जाता है तो अगले 15 दिन के अंदर प्रशासन इन तमाम। बिल्कुल ठीक है। जौहर यूनिवर्सिटी जो आजम खान के रसूख का प्रतीक बन गई थी, वो जौहर यूनिवर्सिटी अब जो अवैध निर्माण है वो मिट्टी में मिलेगा, ये तो तय है। उत्तर प्रदेश में किसी भी अवैध निर्माण को योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसी में से एक जौहर यूनिवर्सिटी भी है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। अब बात यूपी के विवादित मौलाना जार्जिश की, जिसने हिंदू धर्म को लेकर भड़काऊ बयान दिया। मौलाना जार्जिश ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। मौलाना ने अपने कुतर्क के लिए श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लिया और भगवत गीता के श्लोक को गलत बताया, उसकी व्याख्या गलत की। झारखंड में तकरीर करने पहुंचे मौलाना जार्जिश ने हिंदुओं की पूजा के तरीके पर भी सवाल उठाया। मौलाना ने योगी पर भी अटैक किया और कहा कि अगर वो हिंदू ग्रंथ पढ़ेंगे तो इस्लाम से मोहब्बत करने लगे। भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अब मौलाना के भड़काऊ बयान पर हिंदू धर्माचार्यों की भी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। महंत विष्णुदास ने मौलाना जार्जिश का जीभ काटकर लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है।
इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए। ऐसे मौलाना लगातार उल्टा सीधा बोलते हैं सुर्खियों में आने के लिए। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला है बहुत निंदनीय है। मुनीर शहबाज की टेंशन बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान का राष्ट्रीय झंडा अनिवार्य कर दिया गया है। बलूचिस्तान में हर कार्यक्रम में बलूचिस्तान का राष्ट्रगान गाना जरूरी कर दिया गया है। बलूचिस्तान में जिस मकान पर पाकिस्तान का झंडा दिखेगा उसको गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका वहां लगा जहां पाकिस्तान एटम बम का टेस्ट करता है। पाकिस्तान की एटमी टेस्टिंग साइट पर बलोचों का झंडा लहरा रहा है। बलोचों ने ऐलान कर दिया है कि अब बलूचिस्तान का टेस्ट मत करो, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग है। क्वेटा में आजाद बलूचिस्तान का झंडा लहराने लगा। बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रगान लॉन्च कर दिया। बलूचिस्तान ने अपना सरकारी रेडियो शुरू कर दिया। बलूचिस्तान बरो बागो बहारे, बलूचिस्तान बलोचानी डिगारे, कि बलूचिस्तान बरो बागो बहारे, बलूचिस्तान बलोचानी डिगारे। 55 साल के बाद पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े हुआ। फौज ने ढाका में हथियार डाल दिए। Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. ये क्या हुआ? कैसे? ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। ये था पाकिस्तानियों का पहला रिएक्शन, डिनायल। कुछ लोगों को कई दिनों तक यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो भी सकता है, मगर जब इंटरनेशनल मीडिया से कॉन्फर्मेशंस आने लगी तो कौम शॉक में चली गई। एक गहरा, दिमाग माऊफ कर देने वाला सदमा। गलियां सुनसान हो गई, बाजार बंद, लोगों ने एक दूसरे से नजरें मिलाना भी छोड़ दिया। ऐसा लगता था जैसे हर घर में कोई पर्सनल ट्रेजेडी हुई है। सड़क पर बलूचिस्तान का झंडा लहरा रहा है, घरों पर बलोचों का विजय ध्वज लहरा रहा है, टेलीफोन टावर पर बलोचों का परचम लहरा रहा है और मुनीर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है। ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। जिन घरों पर पाकिस्तान का झंडा है, जिस इमारत में पाकिस्तान से हमदर्दी की निशानियां हैं, उनको बलूचिस्तान में गद्दार करार दे दिया गया है। बलूचिस्तान में जो बड़े से बड़ा ड्रग माफिया होगा ना, उसके डेरे पे पाकिस्तान का फ्लैग आपको नजर आएगा। बलूचिस्तान में जो बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा, जो बहुत बड़ा गुंडा होगा, उसकी गाड़ी के ऊपर आपको मारखोर का निशान नजर आएगा। बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा कब्जा माफिया होगा, उसके डेरे पे आपको, उसके अड्डे पे आपको पाकिस्तान का फ्लैग नजर आएगा। यह पाकिस्तान का चागी शहर है। यहीं पर पाकिस्तान ने 1999 में एटम बम का परीक्षण किया था। यह इलाका पाकिस्तानी आर्मी के लिए बेहद अहम है, लेकिन अब यहां भी बीएलए का कंट्रोल हो गया है। जो चागी जहां पे पाकिस्तान ने अपने धमाका किया था एटम बम का, उस शहर पे उनका कब्जा है।
जिनको आप कहते हैं दहशतगर्द हैं, उनका वहां पे कब्जा है। आप वहां दाखिल नहीं हो सकते। मुझे बताइए कि ये किसका कसूर है कि आज बलूचिस्तान में बच्चे बाहर खेलते हुए अगर किसी वर्दी वाले को देख लें, फौजी वर्दी वाले को देख लें, तो वो भाग के डर के छुप जाते हैं। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ बलोचों के साथ बैठकर अमन का मुआहदा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर सकते? साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बलोचों के दिल और जहन आप गन से नहीं, सिर्फ इंसाफ से जीत सकते हैं। बलूचिस्तान के 85% इलाकों पर बीएलए का कब्जा हो गया। 85% हिस्से ने पाकिस्तान से अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है। जहां पर अभी पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी है, जहां पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, वहां पर बलोचों का धावा जारी है। तमाम सरकारी इमारतों पे कब्जा कर लिया गया है और थाने जो थे, पुलिस के थाने और लेवीज के थाने, इन दोनों के ऊपर भी जो है वो अब कर्मचारियों का कब्जा है और थानों से पूरा जो असलहा था और साजो सामान था वो जब्त कर लिया गया है। और उसके साथ साथ थानों और लेवीज के जो पुलिस और लेवीज के थाने हैं उनको नजर आतिश कर दिया गया है। एक एमसीबी बैंक है, उसको भी आग लगा दी गई है। मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है बीएलएफ के कर्मचारियों का। बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के लिए, आसिम मुनीर के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। यहां पर जिस फौजी की पोस्टिंग की जाती है वो अगर जिंदा लौटता है तो उसको सबसे बड़ा किस्मत वाला कहा जाता है। बलूचिस्तान और केपीके में 2024 में 2000 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 2025 में यह आंकड़ा 3000 पार कर गया था। अभी 2026 आधा गुजरा है और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों का अंबार लगने लगा है। ये बलूचिस्तान वाला जो नैरेटिव है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। और जारी बात है, इसमें आपकी जो रियासत है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, स्टेट की जो कैपेबिलिटी है या स्टेट की जो पोजीशन है, उसको हिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, ये खोखला है, ये कमजोर है। इसकी पहले क्या था, ये मांगते हैं, जैसे मिसाल को इमरान खान क्या कहता था, इमरान खान कहता था जनाब ये इनके तो बुरे हालात हैं, इनकी तो पास पैसे नहीं है, हम कटोरा लेके घूमते हैं। इंडियंस ने वो नैरेटिव पकड़ लिया कटोरा वाला। अब पाकिस्तान के ऊपर हमला ये हो रहा है कि भाई ये खत्म हो चुका हुआ। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंसर्जेंसी है, एक तरफ से टीटीपी से लड़ रहे हैं, एक तरफ से बलूचिस्तान में बीएसएल एथनिक मिलिटेंट्स हैं। बलूचिस्तान अब एक विद्रोह भर नहीं रहा, बल्कि बात अब बगावत से आजादी में तब्दील हो चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं, पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान में तोपों से हमला करना पड़ रहा है। मोर्टार से बलोचों पर अटैक हो रहा है। ये हथियार बॉर्डर पर दुश्मन के लिए बनाए गए हैं। बलूचिस्तान की जमीन पर तोपें गरज रही हैं, तो आसमान से पाकिस्तानी सेना बलोचों पर बम गिरा रही है। बस फर्क कितना है, प्लेन की जगह अभी हमला ड्रोन से किया जा रहा है। सब एक तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान में। कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें खुशदार है, तुरबत है, मंगी है। ये एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त फितना अल ख्वारिज जो है वो बड़े सरगर्म हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इन्होंने मुश्तरका ऑपरेशन शोबान के नाम से वहाँ पे शुरू कर रखा है, जिसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और अब तक की जो लेटेस्ट इतला थी उसमें 102 के करीब फितना अल ख्वारिज के लोग जो है वो मारे गए हैं। जो दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात के बाद मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने इंडियन दहशतगर्दों के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन का आगाज़ का फैसला किया है। जैसा कि खालिद साहब ने बताया कि इसमें वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ वो कोयटा तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का। उस इजलास के अंदर फैसला किया गया कि इनके साथ इनका आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शाबान दिया गया।
बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। बलूचिस्तान की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए मुनीर आर्मी जी जान लगा रही है, क्योंकि इन पहाड़ों से जो काम बलोचों ने कर दिया है वो मुनीर के लिए बहुत बड़ा सदमा है। बलोच लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान का लड़ाकू हेलीकॉप्टर मार गिराया है। अफगानिस्तान से आए स्ट्रिंगर मिसाइल से मुनीर के हेलीकॉप्टर का शिकार हुआ। चंद हफ्तों में एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान के हालात यकसर बदले हैं। एक मरतबा फिर से हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स नजर आ रही हैं। बलूचिस्तान के नाम से पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, हर कोई डरता है। पाकिस्तान में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लाहौर से, इस्लामाबाद से रोड के रास्ते बलूचिस्तान में एंटर कर जाए। इस वक्त अगर पूरे बलूचिस्तान का सिनेरियो देखा जाए तो बलूचिस्तान में इस वक्त फितनतुल खवारिज, मजीद ब्रिगेड, BLA, इनका तकरीबन वहां पर राज नजर आएगा। वहां पर अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों को भी आपको यहाँ पर मनाजिर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाकायदा गाड़ियों को वहां पर रोका जाता है। गाड़ियों को रोक कर बाकायदा उनसे असले की नोक पर जो सामान है वो हथियार लिया जाता है, गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। और एक वाकया नहीं है, दर्जनों ऐसे वाकयात पिछले चंद दिनों में रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त हम अगर स्टेट की पॉलिसी को देखें तो स्टेट में हमें वजीर दाखिला का में वो बयान याद आता है कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है। बलूचिस्तान में कब कहां से BLA की फौज आ जाए, कब कहां से हमला हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। बलूचिस्तान में कदम कदम पर मुनीर की मौत है। ये इकट्ठे होते हैं, ये बहुत सारे बड़े इलाकों से 10, 20, 30, 40, 50, 100 के करीब लोग इकट्ठे होते हैं, असला लेते हैं और किसी ऐसे इलाके का, जैसे कि चागी का रुख किया गया, जहां पर इनको अंदाजा होता है कि इस वक्त पुलिस मौजूद नहीं है, वहां पर फौज की बड़ी तादाद मौजूद नहीं है, ये वहां पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ये लोग 20, 30, 40 की तादाद में आए, इन्होंने हाईवेज को रोका, वहां पर असला लेकर खड़े हुए, गाड़ियों की कतारें लगवा ली। ये इसी किस्म के लोग हैं जो शनाख्ती कार्ड देखकर बाद में लोगों को गोलियां भी मारते हैं। बलोच लड़ाकों के टारगेट पर पाकिस्तानी आर्मी है। बलूचिस्तान में जहां पर भी आर्मी की चौकियां होती हैं, जहां पर आर्मी अपनी पोस्ट तैयार करती है, कुछ दिनों के अंदर ही उसको खंडहर में तब्दील कर दिया जाता है। बलूचिस्तान में क्रांति अपने चरम पर है। बलूचिस्तान की पहचान के लिए, बलूचिस्तान के नाम के लिए बलोच खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हैं, खुशी खुशी मारने के लिए भी तैयार हैं। इससे रोटी वाला सिलसिला भी नहीं मांगा है कि हमें रोजगार दे, सिर्फ यही कहा है कि बाबा यही हमारा जमीन है, पाकिस्तान बनने से पहले हम यहाँ रिहाइश पजीर हैं, हम अपने इलाके में जीने दे, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल ना करे। कभी BLA आ जाते हैं, कभी TTP आ जाती है, ये कौन सा है? अगर गवर्नमेंट इस हद तक आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है तो फिर वो हमें बताइए, फिर हमारे बीच वो ना आए, हम उससे कोई भी फरमाइश नहीं करेंगे। बस ठीक है, कितने मारेंगे परवाह नहीं है, 70,000 आबादी है, 1,000 मार दे, 2,000 मार दे, 3,000 मार दे, मगर बेगैरती की जिंदगी ना हमने की है और ना कभी करेंगे। बलूचिस्तान जानता है आज उसने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया है, लेकिन आसिम मुनीर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। जब तक मुनीर जिंदा है तब तक खून बहता रहेगा। इसलिए इस बार बलोचों ने मुनीर को ही बलूचिस्तान आने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 300 के लगभग मुसल्लह लोग आए थे, हमारे किले बबरी को मुहसरा किया था। इस धरने को उस वक्त जारी रखेंगे जब तक आर्मी चीफ ना आ जाए। इस दफा हम इस धरने को किसी सूरत नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान में जब भी तानाशाह आया है तब तब पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तानी सेना को हार मिली है। इसका गवाह खुद पाकिस्तान का इतिहास है। जनरल अयूब के दौर में पाकिस्तान 1965 की जंग हारा। जनरल याया खान के वक्त में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। जनरल जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने सियाचिन गंवाया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान करगिल जंग में हारा। इस बार गद्दी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठा है और इस बार पाकिस्तान से बलूचिस्तान टूटेगा।
तारीख में जब भी फौज का ग्राफ नीचे गया, जब भी फौज के बजट पर सवाल उठना शुरू हुआ, जब भी फौज की शिकस्त या कोई ब्लैंडर पकड़ा गया और लोग जागना शुरू हुए, तो फौज अपने पुराने हथकंडे इस्तेमाल करती है। कभी अफगानिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग करवा देती है, कभी मुल्क के अंदर बम धमाके करवाती है, कभी फिरका वाराना फसादात करवाती है, हत्ता कि अपने स्कूलों में दहशतगर्दी तक करवाती है। फिर अपने खरीदे हुए लिफाफा सहाफियों के जरिए प्रोपेगेंडा करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में रिपब्लिक और बलूचिस्तान की खबर दिखाना मना है, बलूचिस्तान का सच दिखाना मना है, लेकिन पाकिस्तान टूट रहा है। ये सच जब मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को चिल्ला चिल्ला कर बता दिया, तो मुनीर ने मौलाना को पकड़ने के लिए सेना भेजने का ऑर्डर दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान फंस गए। मौलाना ने जलसे में इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह लेताड़ा, और मैंने आपसे कहा था कि बाकी सब बातें तो शायद बर्दाश्त हो जाएं, लेकिन ये जो मौलाना ने शोहदा की बात की और ये कहा कि तुम्हारे फौजियों ने जो पेटी बांध रखी है, अगर वो शहीद होते हैं या लड़ते हैं तो वो उसके बदले में कौम से पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मरात लेते हैं, ऐसे नहीं शहादत दे देते। तो ये बात मैंने आपको उसी दिन कही थी कि ये बात रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी, और लग रहा है कि मौलाना इस बार मुश्किल में आ रहे हैं। जाहिद गशकोरी ये जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, इन्वेस्टिगेटिव। जाहिद ने एक ट्वीट किया जिसमें कहते हैं कि मौलाना किसी गहरी मुश्किल में, ट्रबल में पड़ चुके हैं या पड़ने वाले हैं। मौलाना को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और एक बड़ा मजबूत केस मौलाना के खिलाफ रजिस्टर कर लिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान बनाम बलूचिस्तान की जंग शुरू हो गई है, दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर और मौलाना के बीच युद्ध शुरू हो गया है, और मौलाना झुकने वाला नहीं है। एक इदारा ये समझे कि मेरे साथ वफादार है तो वो पाकिस्तान का वफादार है, लेकिन अगर मुझसे इख्तिलाफ करता है तो फिर वो गद्दार है, चाहे 1000 दफा वो पाकिस्तान का वफादार। तो हम आज भी कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, तुमसे भी बढ़कर वफादार। एक तो हमारा इलेक्शन हमसे चोरी किया गया, दूसरों को चोर कहने वाले पूरे हुकूमत को चोरी कर देते, कौम के वोट को चोरी कर देते, और फिर धड़ल्ले से कहते हैं हमने नहीं किया। पाकिस्तान और मुनीर दोनों इस वक्त चारों तरफ से घिर चुके हैं। बॉर्डर पर जंग है और बॉर्डर के अंदर तबाही है।